कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़की है। वो एक ऐसी लड़की है जो समंदर से बहुत इतना प्यार करती है कि वो अपनी सारी जिंदगी समंदर में रहकर यानी सेलिंग करके गुजारना चाहती। उसका नाम था टैमी ऑल्टर, जिसे टैमी भी कहते हैं, और उसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। वो अपनी जिंदगी को सेलिंग करते हुए एक बेहतर तरीके से और एक खुशगवार तरीके से गुजारना चाहती। टैमी ने अपनी स्टडी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद सेलिंग ज्वाइन कर और अपना सफर वो कश्ती के जरिए तय करते हुए ताहिती आ गई, जो कि एक खास जगह का नाम था। ताहिती एक ऐसी जगह का नाम था जो कि एक बहुत खूबसूरत आइलैंड था। उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रिचर्ड था। वो भी काफी अरसे से ताहिती में ही रह रहा था। वो बिल्कुल टैमी की तरह था, यानी वो भी समंदर से प्यार करता था और वो अपनी सारी जिंदगी ताहिती में गुजारना चाहता। उसके पास अपनी जाती बोट जो वो सेलिंग में इस्तेमाल करता था। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिचर्ड ने बहुत सारी कश्तियाँ अपने हाथों से बनाई था। टैमी ये सब देखकर काफी मुतासिर होती है और वो उससे सारी बातें पूछती है जब वो समंदर में होता है। रिचर्ड यहाँ पर बहुत पुराना था, मतलब वो काफी अरसे से यहाँ पर रिहाइश पसीर था। टैमी को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो सारी जगह को देखना चाहती है। रिचर्ड टैमी को समझाता है कि जैसा उसको नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होता, मतलब जितना अच्छा उसको नजर आ रहा होता है हकीकत वो नहीं होती। वो उसको बताता है कि यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं होता। रात को बहुत सर्दी हो जाती है और दिन में सूरज की तपिश स्किन को काफी नुकसान पहुँचाती है। और समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को नींद नहीं आती। वो कॉन्टिन्यूसली जागता रहता है और उसको इसके साथ भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। और अगर अकेला शख्स समंदर में रह जाए तो उसको ह्यूसिनेशन महसूस होने लगता है, मतलब जो कुछ होता नहीं वो इंसान को नजर आता। रिचर्ड ये सब कुछ इसलिए बता रहा था क्योंकि वो अब इसका तजुर्बा हासिल कर चुका था। इन सब बातों से दो चार हो चुका था, मतलब वो इन सब को झेल चुका था। वो बताता है कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे नजर आई है वो शाम को सूरज का डूबना होता है। कि जब शाम को सूरज डूब रहा होता है तो वो मंजर देखने के काबिल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। वो कहता है ये ऐसे जज्बात और फीलिंग्स है जो इंसान अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत होती है और 6 माह तक वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बोट में रहते। उनकी जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे होते। फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद रिचर्ड के कुछ पुराने दोस्त जिसका नाम पीटर और उसकी वाइफ क्रिस्टी उससे मिलते हैं। वो लोग भी कैलिफोर्निया से यहाँ पर आए। उनकी अपनी जाती बोट थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उन लोगों को यहाँ से इमरजेंसी जाना होता। वो रिचर्ड को कहते हैं कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, क्या तुम हमारी बोट को कैलिफोर्निया तक ले जा सकते हो? उसके बदले में उसको हम पे भी करेंगे। रिचर्ड को ये डील अच्छी लगती है और वो इसके लिए मान भी जाता है क्योंकि जाहिर है उसको इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा होता है कि इसके बदले में उसको ढेर सारा पैसा मिलता है। रिचर्ड और टैमी दोनों पीटर की बोट को देखते हैं। उन्हें काफी पसंद आती है और वो इस डील को एक्सेप्ट करके उनकी बोट काफी खूबसूरत। वो अपना सारा जरूरी सामान खरीद कर अपने जाने की तैयारी करते और देखते हैं हमें अपनी मंजिल हमें किस आइलैंड पर रुकना है। ये सब सोचने और अपना फैसला करने के बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं और उनका ये सफर तकरीबन 4000 मील का होता है। 4000 मील एक बहुत बड़ा फासला, इसलिए उनको इसमें काफी दिन लगते थे। रिचर्ड अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है। वो टैमी से शादी करने का फैसला और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। टैमी भी उससे मोहब्बत करती है, इसलिए वो उसका फैसला कबूल करती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर उनकी किस्मत पलट जाती है। वो समंदर में तूफान को महसूस करते हैं और फिर देखते हैं कि एक परिंदा तेजी से हवा के साथ उड़ता हुआ आया है और उनकी बोट पर गिर गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये परिंदा कहाँ से आया, क्योंकि आसपास उन्हें कोई किनारा भी नजर नहीं आया। जाहिर है वो हवा के साथ उड़कर इतनी दूर आ गया होगा। इसके बाद उन्हें रेडियो पर फौरन अलर्ट किया जाता है कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है। ये सुनने के बाद रिचर्ड ये डिसाइड करता है कि जिस तरफ से तूफान आ रहा है हम उसकी ऑपोजिट साइड से अपना रास्ता तय करें। लेकिन टैमी उसको बताती है कि जिस तरह वो समंदर से वो परिंदा उड़कर आया है इसी तरह हम भी इस समुद्री तूफान में निकल सकते हैं अगर हम इसके लिए कोशिश करें। रिचर्ड इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन जाहिर है उन्हें कोई फैसला तो लेना पड़ना था क्योंकि पहले ही उनका बहुत वक्त जाया हो चुका था। उन्होंने जल्दबाजी में जो फैसला लिया वो गलत था और इस गलती का पछतावा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी कश्ती के सामने आ रहा है और अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी लहरों को ला रहा है। इस पर काबू पाना काफी मुश्किल और इन हालात को देखते हुए वो काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी कश्ती को संभालने की कोशिश करते, लेकिन उनसे उनकी कश्ती संभल नहीं पाती। इन हालात को देखते हुए रिचर्ड टैमी को कहता है कि वो फौरन नीचे चली जाए। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती और जैसे ही टैमी अंदर जाती है एक बहुत बड़ी लहर आती है जो रिचर्ड को अपने साथ ले जाती है और टैमी भी वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उनकी कश्ती पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाती है। सुबह जब उसको होश आती है तो वो अपने आसपास पानी और टूटी हुई कश्ती देखती है। इस वाकये में वो खुद भी काफी जख्मी हो चुकी, जगह जहाँ चोटें लग गई थी उसको काफी तकलीफ भी हुई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके किसी तरह कश्ती से बाहर आती है और अपने आसपास रिचर्ड को ढूंढती है, लेकिन उसको रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता। वो रिचर्ड को आवाजें देना शुरू हो जाती है। वो सोचती है कि शायद रिचर्ड बोट से गिर गया और उसको पुकारती पुकारती वो चिल्लाना शुरू करती, लेकिन रिचर्ड नहीं आता। रेडियो से अपनी आवाज भेजने की कोशिश करती, लेकिन इस झटके की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में पानी चला गया होता है
उनकी कश्ती अब बिल्कुल बेकार हो चुकी। वो अब किसी काम की नहीं रही और वो अब यहाँ समंदर में ही पड़ी, क्योंकि बोट को आगे बढ़ने में जो पर्दा मदद करता है वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। उस पर्दे के बगैर भी कश्ती आगे मूव नहीं कर सकती। वो बहुत सैड होती है क्योंकि रिचर्ड को वो खो चुकी है। वो अपने से कुछ फासले पर एक छोटी बोट देखती है, वो बोट जो उनकी बोट पर पड़ी होती है, और साथ में उसको ये भी महसूस होता है कि उस बोट के साथ शायद रिचर्ड भी है। वो छोटी बोट उनकी कश्ती से काफी दूर होती। अगर वो अपनी बोट छोड़ के जाती तो वो उनसे दूर निकल जाती, इसलिए उसको अकेले छोड़ना अक्लमंदी नहीं। वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो इर्द गिर्द देखती है, उसको एक बहुत बड़ा पर्दा नजर आता है जो बिल्कुल उसी पर्दे की तरह होता है जो कश्ती को आगे बढ़ने में मदद है। उसको लगाने की काफी कोशिश करती, क्योंकि वो काफी मुश्किल काम था और उसमें एक इंसान से वो लग नहीं सकता, उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती। लेकिन टैमी फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल उसको लगाने की कोशिश करती और आखिर वो कामयाब हो जाती है। उस पर्दे को हवा में लहराती। उसके बाद वो कश्ती को उस छोटी कश्ती की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती। जैसे ही उसकी बोट उस छोटी कश्ती की तरफ जाती है, वो फौरन रस्सी उठाती है, खुद को उस रस्सी से बांधती है और समंदर में कूद जाती है और फिर वो छोटी बोट की तरफ पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर रिचर्ड है जो बहुत जख्मी हालत और बहुत मुश्किल से उसकी जान बच गई, क्योंकि जितना वो जख्मी हो चुका था उसका बचना नामुमकिन था। टैमी उस रस्सी के सहारे दोबारा कश्ती में आती है और रिचर्ड को भी साथ ले आती है। वो उसको बोट में लिटाती है और वो देखती है कि उसकी टांग पे काफी गहरा जख्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि उसकी सारी पसलियां टूट चुकी, लेकिन फिर भी उसकी जान बच जाती और टैमी को हौसला मिल जाता है कि अब वो अकेली नहीं, अब उसके साथ रिचर्ड भी वहाँ मौजूद। वो काफी पुरउम्मीद होती है। वो जख्मी पाँव पे पट्टी करती है और उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पाइप के जरिए बोट में पानी को बाहर निकालती और जहाँ से कश्ती टूट चुकी है वहाँ पर टेप के जरिए जोड़ती है। इसके बाद वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती, वो नक्शे को पढ़ने की कोशिश करती है। ये चीज उसके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी उसको पढ़ती रहती है। इसके दौरान उसे पता चलता है कि वो तकरीबन 25 दिन में सैंटियागो पहुँच सकती है अगर उनकी कश्ती तबाह ना हो। लेकिन वहाँ पे हवाएं और लहरें बहुत तेज थी जो उनको आइलैंड यानी उनकी मंजिल से और दूर लेकर जा रही, जिससे उनको साफ नजर आ रहा था कि दिनों तो क्या, वो तो महीनों में भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं रचा। कोई भी उनकी मदद को नहीं आया तो वो सारी जिंदगी के लिए यहाँ फंस सकते हैं और यहाँ से उनका निकलना नामुमकिन हो सकता, क्योंकि जापान तक उन्हें कोई आइलैंड दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अपनी कश्ती में मौजूद जितना भी खाना होता है टैमी उन सबको इकट्ठा करती, क्योंकि यकीनन वो उनके पास बहुत थोड़ा रह गया होता है। ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 दिन का खाना मौजूद था। यहाँ पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मसला पेश आ रहा था वो पानी का था। उनके पास पीने का पानी नहीं था, क्योंकि शायद लहरों के टकराने से उनका वाटर प्रेशर टूट चुका था और पानी आना बंद हो गया था। लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत पानी था जिस पर वो अपना गुजारा चला रहे थे। ये हालात, ये दिन उनके ऊपर एक इम्तिहान की तरह गुजर रहे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर न फिशर्स आते हैं और न कोई सियाह, क्योंकि वो किनारे से इतना दूर थे कि आम इंसान उनको सोच भी नहीं सकता। वो ऐसा महसूस करते हैं कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं जाए। वो यहाँ पर गुम हो गए और सच में वो यहाँ पर गुम हो चुके थे। उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही। एक तो वो समंदर में फंस गए थे ऐसी जगह पर जहाँ पर उनका बचना नामुमकिन है, और दूसरा खाने पीने की तरफ उनका खाना भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टैमी वेजिटेरियन। टैमी बहुत परेशान होती है। इस पर रिचर्ड उसको समझाता है कि हमारे पास खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता अगर तुम समंदर से मछलियाँ पकड़ती, और ऐसा करने पर टैमी साफ इनकार कर देती, लेकिन उसके बाद वो फिर भी कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। टैमी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रिचर्ड से माफी मांगती। रिचर्ड तो बेचारा किसी काम के काबिल ही नहीं था कि वो पूरी तरह जख्मी हो चुका था और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। बारिश आ जाती, जिस पर टैमी बहुत खुश हो जाती और खुशी से चिल्लाने लगती। तो उनके पास जितने भी बर्तन मौजूद होते हैं वो सबको उन बारिश के पानी से भर लेती है। लेकिन उनकी जिंदा बचने के लिए ये चीज काफी नहीं थी, उनको खाने के लिए भी चीजें चाहिए थी। दिन ब दिन उनकी हालत खराब से खराब तर होती जा रही। वो दोनों लेटे होते हैं। टैमी को दूर एक बोट नजर आता है, एक बहुत बड़ा बोट। वो फौरन फायर करती है। वो फायर से उनको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग बगैर उनको लिए वहाँ से चले जाते। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कश्ती हो ही नहीं सकती। उन्हें वहाँ रहते रहते तकरीबन 20 दिन गुजर चुके और उनकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही। और टैमी उसी चीज का शिकार हो रही जो आपको मूवी शुरू होने के स्टार्ट में बताया था, यानी हेलुसिनेशन, धोखा, फरेबनेस। टैमी अपने अंदर अजीबोगरीब तब्दीलियां महसूस कर रही। वो महसूस कर रही थी कि वो पागल होती जा रही और उसको अब यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकली और यहीं पर उनकी मौत हो जाएगी। उनके पास वाइन्स की कुछ बॉटल्स थी जिस पर वो अपना गुजारा चला रहे थे और अपने पेट को भर रहे थे। टैमी काफी मेहनत करती और रिचर्ड को बचाने के लिए वो काफी स्ट्रगल करती। उस कश्ती में रहते रहते उनको तकरीबन 40 दिन बीत जाते। टैमी बहुत इल्यूसिनेट करने लगी, क्योंकि आपको हमने बताया था कि उसको रिचर्ड ने भी ये बात बताई थी कि कोई शख्स अगर समंदर में ज्यादा अरसे के लिए रहता है तो उसके साथ ऐसा होने लगता है। उसको हर चीज धोखा फरेब नजर आने लगता है। और इन सब हालात से टैमी भी गुजर रही। वो ये बात, क्योंकि रिचर्ड तो कब से मर गया था जब उनकी कश्ती डूबी थी, ये सब उसको इल्यूसिनेशंस की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो काफी शॉक थी और काफी स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था, क्योंकि वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी कि वो रिचर्ड को खो चुकी है।
और उसकी ये हेलुसिनेट इतनी पावरफुल थी कि अब तक वो रिचर्ड को महसूस कर रही थी वो सब इसी की वजह से था। वो कैसे? क्योंकि जिस रिचर्ड को वो महसूस कर रही थी असल में वो था ही नहीं। वो खुद से अकेले में बातें करती रही और उसको लगता था कि उसके आसपास रिचर्ड मौजूद, क्योंकि वो रिचर्ड से प्यार करती थी। और इस बात को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था कि उसने रिचर्ड को हमेशा के लिए खो दिया। और 40 दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार उसको यकीन आ ही जाता है कि अब रिचर्ड नहीं रहा और अब वो अपने इमेजिनेशंस की दुनिया से बाहर आ जाए। काफी मरतबा हम फिल्म में ये देखते हैं कि वो रिचर्ड को महसूस कर रही होती, वो देख रही होती, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी जिंदगी को एक और मौका मिला था और वो देखती है कि एक बोट उससे थोड़ी दूर की फासले पर है, उसकी तरफ आ रहा है। इस बार भी वो गन से फायर कर और फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर कोई मौजूद है। और इतने दिनों के बाद इतने नामुमकिन हालात में, जो मैं शुरू में आपको बता चुकी, वो बच जाती है। वो तकरीबन वहाँ पर 41 दिन तक रुकती है। एक काफी लंबा अरसा समंदर में रहना काफी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है और उसकी जान बच जाती है। और ये बहुत सच्चा वाकया है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी। इसके बाद भी टैमी सेलिंग नहीं छोड़ और अपनी सारी कहानी को सामने रखते हुए वो किताब लिखती है। वो बताती है कि रिचर्ड ने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया और अब तक उसके कानों में उसकी आवाजें गूंजती हैं और आज अगर वो किसी की वजह से जिंदा है तो वो सिर्फ रिचर्ड है। मूवी काफी इंप्रेसिव है। आई होप सो आपको अच्छी लगी।